नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट नीट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट सतीश चंद्र मिश्रा साहब। सतीश चंद्र मिश्रा जी हमें मिलेंगे 1 एंड 2 मार्च दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कॉन्फ्रेंस में ज़रूर आ रहे हैं सर की कंफर्मेशन है। तो आप सभी अगर सर से मिलना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा। सर, पिछले कुछ दिनों से आप और मैं जैसा कि ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, ये जो मोटा भाई हैं, इनके जो छोटा भाई हैं, मोटा भाई के छोटा भाई को वापस लाया जा रहा है, रिवाइव किया जा रहा है। दोनों भाइयों में एक दुश्मनी जैसी हो गई थी जब इनके फादर प्रॉपर्टी इनके फादर की मृत्यु के बाद, देहांत के बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा था। तो अ, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी और उनके परिवारों में भी काफ़ी डिफरेंसेस आए थे। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली जैसे बिज़नेस बढ़ा तो मुकेश अंबानी बहुत आगे बढ़ गए, अनिल अंबानी उतना नहीं बढ़ पाए। सो मच सो कि वो कर्ज के अंदर डूब गए। बट पीछे कुछ समय से कुछ ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं जो हमारे व्यूअर्स को आश्चर्यचकित कर देंगी। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। और अगर मैं ये कहूं कि अनिल अंबानी को खड़ा किया जा रहा है मोटा भाई को काउंटर करने के लिए, तो गलत नहीं होगा। सर, अ वेरी वार्म वेलकम, ओवर टू यू। नहीं, ये तो बड़ी बड़ी दूर की बात हो गई कि अब मोटा भाई को काउंटर करने के लिए खड़ा किया जा रहा है। इस बात में अब इसलिए कोई दम नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में अभी आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अनिल अंबानी की नेटवर्थ जो है वो $2.5 बिलियन है, $2.5 बिलियन। और जो मोटा भाई है उनकी जो नेटवर्थ है वो $123 बिलियन है। तो 50 गुना, आप 50 गुना 60 गुना ज्यादा आप मान लीजिए। तो वो अंतर बहुत ज्यादा है। लेकिन जो समय के अगर आप गणना करिए तो उसके बाद अगले आने वाले जो 15 साल होंगे या अगले आने वाले 10 साल, क्योंकि अब ज्यादा तेज भाग रहा है समय आज की तारीख में, तो ये अब उनको काउंटर करेंगे या क्या करेंगे वो तो अलग बात है। कि अनिल अंबानी उसके बराबर पर आके खड़ा हो जाएगा, ये कोई असंभव चीज नहीं है कि आज $2.5 बिलियन है तो कैसे 10 साल बाद बराबर खड़ा होगा। ये आने वाला समय बताएगा। और अभी हम लोग बताएंगे मनीष जी, गायत्री जी, कि जरा एक उदाहरण मैं पहले बता दूंगी। जो मैंने कहा ना कि 10 साल का समय जो है कोई बहुत ज्यादा समय होता नहीं है, खासकर बिजनेस वर्ल्ड में। कि दर्शक जरा उठाकर देखे 2004 में गौतम अडानी की हैसियत क्या थी। ताजुब करिएगा, कुल 750 करोड़ रुपए की हैसियत थी, कुल 750 करोड़। यानी कहीं हिंदुस्तान के बड़े रईसों में या जो फोर्स की लिस्ट बनती थी उसमें दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं था गौतम अडानी का। और 2014 की जो फोर्स की लिस्ट आई थी उसमें मेरे ख्याल से तीसरे नंबर पे या तीसरे या चौथे नंबर पे गौतम अडानी थे। 1,75,000 करोड़ की हैसियत हो चुकी थी। तो 750 करोड़ से 1,75,000 करोड़। अब कैलकुलेशन करते रहिए। तो 10 साल का पीरियड लगा था गौतम अडानी को। तो 10 साल में अनिल अंबानी अगर वहां पहुंच जाए तो कोई बड़ी आप असंभव या नामुमकिन बात वो नहीं है। और खासकर जिस तरह का उनके पास ऑफर है, जिस तरह की चीजें उनके पास हैं, और जो आपने कहा कि क्या प्रमोट किया जा रहा है या उनके बराबर खड़ा किया जा रहा है, तो गायत्री जी ये बातें कभी डिस्क्लोज नहीं होती हैं, चाहे जितना कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो। लेकिन आप उसको कोई उसका सबूत ढूंढ के लाए या कोई तथ्य ढूंढ के लाए, वो कभी नहीं मिलता। लेकिन जो सामने की परिस्थितियां होती हैं वो चीख चीख कर बता रही होती है कि हाँ खेल हो रहा है। और अनिल अंबानी के साथ खेल वो हो रहा। और उसके पीछे अनिल अंबानी की एक जो सबसे बड़ी कमी थी, वही आज मेरे ख्याल से आज वही उनका सबसे बड़ा एसेट बन रही है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पुराने संबंधों को रिवाइव किया और अपनी छवि को सुधारा, अपनी स्थिति को सुधारा। और एक तरह से नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, नया स्टार्ट वो ले रहे हैं। लेकिन जो स्टार्ट की जो 2 ही 3 प्रकरण है अभी उनको बताऊंगा, तो वो बड़े शानदार शुरुआत है। और वो शुरुआत हिलाकर रख देगी आने वाले 5 साल में, अगर अनिल अंबानी ने अपनी पिछली गलतियों को नहीं दोहराया। क्योंकि पिछली गलतियां बहुत भारी पड़ी हैं अनिल अंबानी पे। आज आपने बड़ा बढ़िया टॉपिक लिया है। अनिल अंबानी का जो जीवन है, अनिल अंबानी की जो लाइफ है एज ए बिजनेसमैन, वो तो कायदे से एक हर बिजनेस, खासकर जो बिजनेस घराने हैं या जो बिजनेस पर्सनालिटीज हैं, उनके लिए एक सबक है और उनको उन सबको वो पढ़नी चाहिए। अनिल अंबानी की जो जिंदगी है वो एक अपने आप में मिसाल है। कि जरा गौर करिए कि 2006 में जब बंटवारा हुआ इन दोनों भाइयों का,
और उसके बाद जो है जो अगली आई थी 2007 या 8 की फोर्ब्स की लिस्ट आई थी कि हिंदुस्तान के 100 बिलियनियर, उसमें अनिल अंबानी का नंबर छठा था, छठे नंबर पर अनिल अंबानी थे। और 2014 में जो है वो 2006 से 13वें नंबर पर आए। और आज की तारीख में अनिल अंबानी हिंदुस्तान के जो 100 बिलियनियर की अगर आप बात करिए तो उस लिस्ट में वो नहीं है, क्योंकि उसमें 100वें नंबर पर जो है वो कोई महिमा डाल्टा है बायोलॉजिकल इवांस की, और उनकी जो नेटवर्थ है वो 3.3 बिलियन डॉलर है। तो ये $2.5 बिलियन पे है, तो ये बिलियनियर की लिस्ट में तो है लेकिन टॉप 100 में नहीं है। तो समझ लीजिए क्या फर्क पड़ता है कि जो आदमी 2007-8 में छठे नंबर पे था हिंदुस्तान में, आज की तारीख में 100 में नहीं है, या 2014 में भी 13वें नंबर पे था। तो अभी अनिल अंबानी की जो ग्रोथ की हम लोग बात करेंगे या कैसे बढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा तो जो डिस्कशन का विषय है कि अनिल अंबानी की हालत क्यों हो गई। और उसके कई बातें ऐसी हैं कि कुछ एक जो सबसे पहला प्रकरण मैं मानता हूं, जो मेरा मानना है, कुछ लोग हो सकता है इससे सहमत ना हो, कि एक उदाहरण मैं देता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी नामचीन व्यक्ति को, किसी भी फेमस सेलिब्रिटी को जो फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित नहीं था, उसको कभी कोई फिल्म हीरोइन सूट ही नहीं की। मेरा कोई उनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो सामने उदाहरण है उनसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि जिस मशहूर आदमी ने फिल्म हीरोइन से शादी करी, उसका उसके बाद शेयर जो है गिरते ही चला गया। वो बिल्कुल एकदम कहीं गुमनामी के दौर में वो खत्म हुआ। और ये कोई मैं अनिल अंबानी के लिए नहीं कह रहा हूँ, टीना मुनीम के लिए नहीं कह रहा हूँ। जरा पुराने हिस्ट्री में चले जाइए कि जिस समय हिंदुस्तान की बड़ी टॉप की हीरोइन थी, नाम था मुमताज, शादी की थी मयूर माधवानी ने, साउथ अफ्रीका से बहुत नामी बिजनेसमैन हुआ करते थे। आज की तारीख में मयूर माधवानी का कहीं जिक्र नहीं, कोई जानता नहीं है वो पैसे वाले हैं तो पैसा तो जीवन कट रहा है। लेकिन मुमताज लौट के बम्बई आ गई, फिल्मों में भी काम ढूंढा, सीरियल में भी काम ढूंढा, और आजकल घूम घूम कर आप लोग देख रहे होंगे पिछले साल 1.5 साल से पाकिस्तान तक के न्यूज चैनलों पे वो इंटरव्यू दे रही है 1-1 घंटे के। तो वो ठीक है रही, लेकिन जो स्टेटस मयूर माधवानी का उस समय हुआ करता था वो आज की तारीख में खत्म। लेटेस्ट आ जाइए कि अच्छा खासा बिजनेसमैन था, इंग्लैंड के अंदर उसके सिक्का चलता था, बड़ी प्रतिष्ठा थी, और उसने शादी कर ली शिल्पा शेट्टी से। आज की तारीख में राजकुंद्रा सड़क पर यानी जेल जाने की नौबत है। जेल मेरे ख्याल से हो भी आया शायद एक आध बार। तो वो आदमी एक तरह से बर्बादी उसकी को रोक नहीं पा रहा, वो बर्बादी की कगार पर है। और जरा ये फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा हट जाइए, और अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो थोड़ा कैरियर पर ध्यान दीजिए विराट कोहली के। बहुत बेहतरीन अभिनेत्री, बेहतरीन महिला भी होंगी, लेकिन जिस दिन से अनुष्का शर्मा के साथ नाम जुड़ा और वो शादी हुई, उसके बाद से विराट कोहली उस जगह से आगे नहीं बढ़ पाए जहां पे वो थे। वो पुरानी कमाई चल रही है पिछले 3-4 साल से, तो बहुत बुरी हालत है। तो अब वो कारण क्या है? वो लाइफ स्टाइल ऐसी होती है कि दूसरा कोई एडजस्ट नहीं कर पाता, ये तो वही लोग जानते होंगे। लेकिन जो सामने दिखाई देता है, ये मैंने आपको कुछ बड़े वो उदाहरण बताए जो बिल्कुल एकदम प्रत्यक्ष आपको नजर आते हैं, अन्यथा एक बड़ी लंबी सूची है। तो अनिल अंबानी के साथ भी वही जुड़ा। अनिल अंबानी ने शादी करी टीना मुनीम से। अब टीना मुनीम के अतीत क्या था उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जब शादी हुई उसके बाद क्या हुआ, ये अनिल अंबानी की वो स्थिति हो गई कि अभी ज्यादा नहीं, जो अभी गायत्री जी कह रही हैं आप कि कोई प्रमोट कर रहा है, तो वो वास्तव में वो उस बात को मैंने कहा ना, परिस्थितियां इसको बताती हैं कि अभी 2021 में 3 साल पहले ये आदमी बाकायदा हलफनामा देकर यूके की कोर्ट में इसने कहा कि मैं दिवालिया हो चुका हूं, मैं बैंकरप्ट हो चुका हूं। 3 साल पहले 2021 की बात है। और आज की तारीख में अभी आज की तारीख में क्या हुआ या कैसे पांचा पलटा, इस पर अभी हम लोग आते हैं। जरा इनके पहले पुराने कर्म याद कर लीजिए जिसकी वजह से ये आदमी बर्बाद हुआ। और जो थोड़ी रुचि रखते होंगे तो 2006 में जिस समय बंटवारा हुआ दोनों भाइयों का, धीरू भाई अंबानी के देहांत के बाद, तो उसके बाद जो जो इंडस्ट्री का जो हिस्सा अनिल अंबानी को मिला था, पूरा हिंदुस्तान कह रहा था कि वो फेवरेबल एक तरह से डिसीजन था।
और जो वो इंडस्ट्री मिली थी अनिल अंबानी को जो कहीं से कहीं पहुंचा देती है। और उसका सामने उदाहरण भी है कि अनिल अंबानी को मोबाइल मिला था, जो टेली कम्युनिकेशन है, तो रिलायंस मोबाइल अनिल अंबानी को मिला था। और गायत्री जी, संभवतः आपको याद होगा कि जिस समय रिलायंस मोबाइल आया था तो एक छत्र पूरे सारे जितने भी दुनिया के, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मोबाइल फोन वाले थे वो सब बिल्कुल चौपट हो गए थे। अकेला रिलायंस राज कर रहा था, बुकिंग पे फोन मिलता था, ये उसकी पॉपुलैरिटी थी। कर लो दुनिया मुट्ठी में उसका स्लोगन हुआ करता था। और धीरू भाई अंबानी लॉन्च किया, उसके बाद वो रहे नहीं। तो वो एक जमा जमाया और आगे की उसकी संभावनाएं क्या थी, ये आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं कि क्या उसी मोबाइल इंडस्ट्री को मुकेश अंबानी ने किस तरह से इस्तेमाल किया। और वो और इन्हीं का खरीदा वो एक तरह से। ये इन्होंने बाद में अपना हिस्सा वो बेच दिया, अपनी इंडस्ट्री बेची। और 2015 में मुकेश अंबानी पहली बार आए इस क्षेत्र के और आज की तारीख में लीड कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन इनको जो जमा जमाया मिला था वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। और जो दूसरा सेक्टर था वो आज की तारीख में वो भी कहां से कहां है। अगर आप सेक्टर की बात करिए, रिलायंस पावर के मालिक अनिल अंबानी हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने भगवान जाने कैसे मैनेज किया, क्या किया कि वो भी चौपट हो गया। और आज की वो एक तरह से बहुत बुरी हालत में हो गया। तो मैंने भी जिस समय 2008 में रिलायंस पावर का इन्होंने शेयर लॉन्च किया था तो मैंने भी खरीदे थे 100 शेयर। 415 425 रुपए का एक शेयर था वो। और मगर उस समय वो कौन से लेमन ब्रदर्स वाला जो अमेरिका में हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पे भी शेयर मार्केट गिरी थी, तो वो बढ़ नहीं पाया था। लेकिन उस शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं, जो इनका वैल्यू थी उस वैल्यू पे तो वो लिस्टेड हो ही गया था। बाद में उसको कैसे इन्होंने उसको मिसमैनेज किया, किस तरह से उड़ाया, और उसके ऊपर अभी आऊंगा मैं कि ये मिसमैनेज हुआ क्यों, तो वो भी बर्बाद हो गया। यानी जो दो सबसे प्रॉफिटेबल और असीम संभावनाओं वाले क्षेत्र थे उन दोनों को बर्बाद करके अनिल अंबानी ने खत्म कर दिया था। और उसी का नतीजा है कि 2021 में इनको लगाना पड़ रहा था कि हम दिवालिया हो गए, बैंकरप्ट हो गए। हिंदुस्तान का 6ठे नंबर का अमीर, और वो विदेश में जाकर बता रहा था कि मैं दिवालिया हूँ। तो ये एक तरह से इनके लिए भी बहुत बड़ा सबक था। और भारत के लिए क्या कहूँ, भारत में बहुत से लोग ऐसे आते जाते हैं। लेकिन इसका कारण क्या था, ये मैंने कहा ना कि अनिल अंबानी की जो हिस्ट्री है, ये अनिल अंबानी की जो लाइफ स्टोरी है, वो अपने आप में एक सबक है और हर बिजनेसमैन को जरूर पढ़नी चाहिए। तो पहला तो मैंने कहा कि एक अपना जो आकर्षण जो थे वो ये इसको छोड़ नहीं पाए फिल्मों का लेकर। और फिल्मों में बकायदे पत्नी ही इन्होंने हीरोइन चुन ली, खैर वो व्यक्तिगत निर्णय था। उसके अलावा 2006 में जब ये मालिक बने तो 2008 या 9 में ये फिल्म लाइन में भी घुसे। इन्होंने एड लैब्स जो आप देखा होगा, एड लैब्स में फिल्में बनाती थी। एड लैब्स के मालिक अनिल अंबानी ही हैं। तो फिल्मों में आए तो वहां पूरी तरह तबाह हुए। वो एड लैब्स भी ऐसी तैसी हो गई उसकी, और वो भी कहीं को उसका प्रॉफिट नहीं आया। तो सब कुछ इकट्ठा करके और इन्होंने उड़ा दिया। और जो जो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं जिसको अब शायद सुधारा है, या अब इस लायक ही नहीं रहेगा कि वो वाला शौक ये कर सके, कि जो गायत्री जी आप ही के साथ मैंने सुब्रत राय के डेथ पे एक कार्यक्रम किया था। और उस पर मैंने कहा था कि दुनिया इस समय सुब्रत राय की दुनिया के अवगुण बता रही कि ये कमी है, वो कमी है, ये कर दिया, वो कर दिया। और मेरा अपना मानना था, बाद में बहुत लोग सहमत हुए। आपका प्रोग्राम देखने के बाद वो बड़ा वायरल भी हुआ था। तो मैं बताऊं आपको, 3-4 ऐसे लोगों के फोन आए कि मुझे भी अच्छा लगा कि इन लोगों ने देखा और उसको स्वीकारा। और पत्रकारिता जगत से थे वो, कि सुब्रत राय की जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि वो पॉलिटिक्स में बहुत खुलकर और सामने आ गए थे। वो ये कभी नहीं करना चाहिए, बिजनेसमैन आदमी को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन सुब्रत राय ने वो काम किया था, और उसका सुब्रत राय का हाल हम लोग देख चुके हैं। गायत्री जी का वो एपिसोड अगर हो तो आप लोग देखिएगा उसको। बिल्कुल सेम गलती अनिल अंबानी ने दोहराई थी। अनिल अंबानी एक तरह से उस समय का जो पॉलिटिकल सर्किल था, खासकर क्योंकि यूपी से बड़ा मामला करीबी था, कि अनिल अंबानी को लोगों ने अमर सिंह का पिछलग्गू मान लिया था कि अमर सिंह जो कहेंगे वो अनिल अंबानी करेंगे, और अमर सिंह जिस काम को मना कर देंगे उस काम को अनिल अंबानी नहीं करेंगे। और ये इस बात की पुष्टि हो गई थी जिस समय आपको याद हो
2008 या 9 में जो जब 2G घोटाला चल रहा था, उस समय कुछ फोन लीक हुए, तो मोबाइल टॉक्स जो है वो लीक हुई, जिसमें बरखा रखा था, तो दुनिया भर के लोग उसमें बेनकाब हुए थे। तो वो बहुत लंबा वो था। उसी में एक मोबाइल लीक आई थी कि अनिल अंबानी और अमर सिंह की बातचीत हो रही है। तो वो बातचीत बता रही थी कि किस हद तक उस दोस्ती में मतलब गिर गए थे, या यूं कहूं कि किस हद तक उस दोस्ती में गिर गए थे, कि जिस तरह से अमर सिंह बात कर रहा था अनिल अंबानी से, वो हिंदुस्तान के छठे नंबर के रवि रईस से कोई दलाल नहीं कर सकता, क्योंकि अमर सिंह की छवि पॉलिटिकल ब्रोकर की ही थी। अमर सिंह में बड़ी खूबियां थी, बड़ी अच्छाइयां थी, लेकिन जो उनकी पहचान थी और वो सच थी कि वो पॉलिटिकल ब्रोकर थे। तो एक ब्रोकर जब इस तरह से बात करने लगेगा हिंदुस्तान के छठे नंबर के रईस से, तो निश्चित है कि उस रईस का पतन होगा, और वो हुआ अनिल अंबानी का। और इस बात को, दोस्ती कितनी ज्यादा गहरी थी, इस बात को एक बार अमर सिंह ने खुद एक इंटरव्यू में बड़ा स्पष्ट बताया था, कि उन्होंने बताया कि कहीं मेरी जो है मुकेश अंबानी से कहीं चेन्नई में एक पार्टी में मुलाकात हो गई, तो मुकेश अंबानी ने पूछा कि मुझसे नाराजगी क्या है, मुझसे इतना नाराज क्यों हो? तो कहा मैंने उस समय अमर सिंह ने बड़े गर्व से बताया था कि मैंने कहा कि अनिल अंबानी मेरा दोस्त है, अनिल अंबानी मेरे भाई की तरह है, और चूंकि तुम्हारी अनिल अंबानी से नहीं पड़ती, तुम अनिल अंबानी के खिलाफ हो, तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ हूं। तो ये जो अभी आपने कहा कि इसके लिए कुछ गवाही साखी की सबूत की जरूरत नहीं है, अमर सिंह का वो बयान वो बताता है कि दोनों भाइयों में खटपट हो चुकी थी, और वो इस स्तर तक थी कि अमर सिंह ने बहुत स्पष्ट उनको बताया। तो ये सब जो अपने साथ बैगेज लेके चले थे अनिल अंबानी, तो उस बैगेज ने इनको दिया तो कुछ नहीं, लेकिन ये तबाह जरूर हो गए। और इसके बाद मतलब 2014 में भी इनकी आंखें नहीं खुली, छठे नंबर से 13वें नंबर पे आ गए थे 2014 में। तो इतनी बुरी स्थिति नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ये अपना पॉलिटिकल इंक्लिनेशन जो था उसको ये छोड़ नहीं पाए, उससे दूर नहीं हुए, और बाद में कीचड़ में धंसते चले गए। सब जानते थे कि अनिल अंबानी का मतलब मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी। ये बड़ा एकदम बहुत क्लियर था कि अनिल अंबानी समाजवादी पार्टी का चेहरा है। उस तरह से नहीं बन पाए थे जिस तरह से सुब्रत राय बने थे, लेकिन हाँ उसके बाद नंबर 2 पे ये भी, इनको भी गिना जाता था। यानी एक तरह से आप समाजवादी पार्टी का अंग इनको माना जाता था। जो आदमी पूरे देश में जिसका बिजनेस था, उसने अपने आप को एक उत्तर प्रदेश के सरकार तक सीमित कर दिया था, और वो सरकार भी 2017 में चली गई। फिर उसके बाद सब लोग देखा, तो ये सारा जो पूरी जिंदगी का इनका घटना चक्र था, वो तो इनको एक जगह एक अंत पिलाकर उसने खड़ा कर दिया था। लेकिन अब ये गायत्री जी, ये बताना बड़ा जरूरी था, ताकि बैकग्राउंड लोगों की समझ में आए कि अनिल अंबानी में हुआ क्या, ये क्यों यहाँ तक पहुंचे। लेकिन अब जो दोबारा रिवाइवल हो रहा है, तो ये भी एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है इनके लिए, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इन चीजों को, लोगों को परिस्थितियों को देखकर समझना पड़ेगा कि मोटा भाई ने कुछ ऐसे हरकतें शुरू कर दी कि वो अपने आप को अजेय समझने लगे। वो अजेय समझने लगे कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जैसा चाहेंगे वो करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की हैं कि उसकी सरकार को लगा कि कुछ एक जरा स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। तो स्पीड ब्रेकर के रूप में ये आए हैं सामने। और जरा राहुल गांधी चिल्लाता तो बहुत था, वो कभी पूरी बात नहीं बताता था कि जो राफेल का सौदा हुआ है, वो राफेल का सौदा जो है उसमें कहता था अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ दे दिया, 30,000 करोड़ दे दिया, झूठ बोलता था। लेकिन वो ये नहीं बताता कि उससे पहले, कि अनिल अंबानी को ठेका मिलने से पहले वही ठेका मुकेश अंबानी को दसाल एविएशन दे चुकी थी। जब कांग्रेस के समय में बातचीत चल रही थी, तो वो ठेका तो कायदे से मुकेश अंबानी के पास था, लेकिन वो बाद में जब खत्म हुआ और दोबारा जब सौदा हुआ, तो दसाल मैं बता दूं कि राफेल जो विमान है उसको बनाने वाली कंपनी है दसाल। तो उसने रिलायंस का ऑफसेट का जो ठेका हिंदुस्तान में दिया, वो अनिल अंबानी की कंपनी को दिया।
और वो 30-30 हजार करोड़ नहीं, लेकिन हाँ उसको शुरू करने के लिए शायद 700 या 800 करोड़ रुपए उन्होंने दिए थे अनिल अंबानी को। कोई कर्जे के रूप में दिए थे, कोई उपहार नहीं दिया था जो राहुल गांधी बका करता था, कि एक तरह से सेटअप बनाने के लिए दिया गया था। तो पहला बड़ा सौदा अनिल अंबानी को दुर्गति के समय में मिला, तो वहां से एक तरह से शुरुआत हुई इनकी। और उसके बाद जो है अभी मेरे ख्याल से पिछले साल मतलब कुछ महीने पहले कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनकी कंपनी है उसने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में धीरू भाई अंबानी डिफेंस सिटी के लिए उनको जमीन मिली 1000 एकड़ की। और 1000 एकड़ की उस जमीन में जो 6 डिफेंस कंपनियां आई हैं, और वो सबकी सब रिलायंस के साथ समझौता करके आई हैं, सबके उनके साथ कोलैबोरेशन करके आई हैं धीरू भाई अंबानी डिफेंस सिटी के साथ। और वो दुनिया की दिग्गज कंपनियां हैं और डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं। पहले तो 10 साल का एविएशन की जिसकी बात कर रहे हैं, उसके अलावा अगर आप बात करिए तो थेल्स रिलायंस डिफेंस सिस्टम है, और बेलारूस की एक कंपनी है ईवाटेक करके नाम है उसका, एवियाटेक है बेलारूस की, डाईहल जर्मनी की है, और ईओ सिस्टम कोरिया। तो ये दुनिया की नामी गिरामी कंपनियां हैं, और इन्होंने अगर अनिल अंबानी के साथ समझौता किया है तो आपको प्रत्यक्ष तो समझौता दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ चक्कर कोई क्या चक्र घूमा है। और ये जो योजनाएं हैं, ये अगर परवान चढ़ गई, अगर क्या परवान चढ़ गई, परवान चढ़ेंगी, क्योंकि वो अब केवल टोटल मैनेजमेंट अनिल अंबानी के पास नहीं, वो बराबर की पार्टनर है इस पूरे परियोजना में। तो आने वाला समय अनिल अंबानी दोबारा राज करेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से क्या कहूँ कि टर्निंग पॉइंट होगा अनिल अंबानी के लिए। और अनिल अंबानी के पक्ष में एक चीज और है कि अभी जो मैंने पिछला आपको बताया, पिछला इतिहास कि कैसे इन्होंने सीखा होगा, उस सीखने के बाद आज की तारीख में 65 साल उम्र हो गई है अनिल अंबानी की। तो अनिल अंबानी के पास अब तजुर्बों का बहुत बड़ा गट्ठर है, और जो भी ताकत, कहूँ आदमी कहना ठीक नहीं है, कि जो भी ताकत प्रमोट कर रही है, दोबारा इनका रिवाइवल करवा रही है, वो उस ताकत ने भी बहुत अच्छे से समझाया होगा कि अब की दोबारा बहकोगे तो खत्म हो जाओगे। तो अब की मेरे ख्याल से बड़े सदे हुए चलेंगे, जैसे सदे हुए नजर आ रहा है फिलहाल अभी आचरण वैसा ही नजर आ रहा है। और जो दूसरा प्लस पॉइंट है कि अब अनिल अंबानी के जो पूरा व्यापारिक साम्राज्य छोटा सा है, कि अब उनके बेटे ने संभाला है उसको। मेरे ख्याल से जय अंबानी नाम है या जे अंबानी नाम है, उस आदमी ने संभाला है और वो बेहतरीन काम कर रहा है। तो और उसी का नतीजा है कि अब अनिल अंबानी का रिवाइवल दिख रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि 10 साल कोई बहुत लंबा समय नहीं होता, 75 का होते होते अनिल अंबानी दोबारा, क्योंकि ये जितने सेक्टर हैं, ये तो आपको मैंने डिफेंस सेक्टर की बात की, तो लाखों करोड़ में फिर बिजनेस होता है इसका। और आने वाले समय में हिंदुस्तान का जो प्रोग्राम है, और जिस तरह से हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के जो छोटे देश हैं उनसे जो ऑर्डर मिल रहे हैं डिफेंस सेक्टर के, और प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा एक तरह से इस पर वो कंसंट्रेट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में डिफेंस का अपने केवल आत्मनिर्भर ना हो, दूसरे देशों को भी बेचना शुरू करे। और वो उसमें बहुत जबरदस्त उछाल आया भी है। तो आने वाले समय में बहुत जबरदस्त बिजनेस अनिल अंबानी के पास भी होगा, और खासकर जब इस तरह की विश्व स्तरीय कंपनियां उनके साथ हैं, तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। तो ये तो हुई एक डिफेंस सेक्टर की बात। और दूसरा, जिस रिलायंस पावर को इन्होंने खत्म कर दिया था, नाश कर दिया था, उसमें कैसा रिवाइवल हो रहा है कि आंध्र प्रदेश में अभी मेरे ख्याल से ज्यादा समय नहीं हुआ है कि आंध्र प्रदेश में 10,000 करोड़ की एक सोलर प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, और वो एशिया का सबसे बिगेस्ट सोलर प्रोजेक्ट वो है। 965 मेगावाट बिजली वो आपको सप्लाई करेगा। तो ये जो पावर सेक्टर, तो मैंने जो कहा कि अनिल अंबानी के हाथ में, वो तो इन्होंने मौका गवा दिया था, मोबाइल वाला मौका गवा दिया, उसके बाद रिलायंस पावर गवा दिया था, लेकिन पावर में आज भी बड़ी संभावनाएं हैं। तो डिफेंस सेक्टर और पावर सेक्टर दोनों में बड़ी शानदार शुरुआत होने जा रही है। देखिए अब ये अपने आप को कैसे सुधारते हैं, तो आगे मौके बहुत अच्छे हैं। और जो तीसरा सेक्टर है गायत्री, वो भी 10,000 करोड़ की लागत से, जो अब आप कह रही थी कि इसको समझा जा सकता है कि पैसे आ कहां से रहे हैं,
कि तीसरा सेक्टर 10,000 करोड़ से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रियल एस्टेट में भी प्रवेश कर रहा है, और उसमें जो टारगेट है और वो उसका जरा अब आप कुछ चीजों को आप खुद समझिए कि उसमें जो बड़ा शेयर है या लायंस शेयर जिसे कहते हैं, उसमें अनिल अंबानी की कंपनी का होगा। वो कंपनी वो जो प्रोजेक्ट है वो हिंदुस्तान में जो 4 करोड़ घर बनने जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, और उसमें सबसे बड़ा शेयर अनिल अंबानी अपना देख रहे हैं कि मैं इसमें सबसे बड़ा शेयर लूंगा। तो तीन तीन सेक्टर ऐसे हैं और तीनों ऐसे हैं जिनमें कोई आपको, अगर आप कोई कुकर्म ना करें, कोई उल्टी सीधी करतूत ना करें, तो तीनों सेक्टर में किसी भी कीमत पर आपको नुकसान के बजाय बहुत जबरदस्त फायदा होने की संभावना है। हाउसिंग सेक्टर भी कुछ एक उसी टाइप का सेक्टर है, और 3 सेक्टरों के साथ एक साथ शुरुआत हुई है, और अब $2.5 बिलियन की इनकी हैसियत भी हो गई है। तो ये कामना करिए कि संभवतः हम लोग को अच्छा समाचार देंगे ये, और नहीं देंगे तो अपना भोगेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है, बहुत आगे, बहुत रफ्तार में जा रहा है। अगर इस रफ्तार में पिछड़े तो फिर अपने आने वाली संतानों के लिए भी वो न्याय नहीं करेंगे। सो 3 सेक्टर्स जहां अनिल अंबानी इस वक्त धुआंधार बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो डिफेंस हो गया, जैसे सर अभी आपने बताया, डिफेंस कॉरिडोर्स और वो सब, दूसरा पावर, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीनों ग्रोइंग है सर। ऐसा नहीं कि इनकी कोई लिमिट है या कैपेसिटी है, तीनों हाँ ग्रोइंग है। हाँ, मैंने देखिए वो जो सोलर पावर है उसका तो स्काई इज द लिमिट, वही वाली स्थिति है। और जो हाउसिंग सेक्टर, जो रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो 4 करोड़ घर बनने हैं, छोटे मोटा है ये 4 करोड़। मतलब अगर आप जो प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं उनका 2 लाख की भी आप लागत मान लीजिए, तो 8 लाख करोड़ रुपए का तो केवल वही एक क्षेत्र है जिसमें कितना हिस्सा वो ले पाते हैं, कितना काम वो कर पाते हैं। तो स्काई इज द लिमिट। सर ये तो हो गया अनिल अंबानी की ग्रोथ, और जैसा कि हमने डिस्कस किया, मैं चाहती हूँ सर थोड़ा सा तो इलाबोरेट करें, पुश कहाँ से आ रहा है ये? वैसे एक चीज है सर, इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा था, बहुत सारे केसेस थे। इन्होंने जिस वक्त इनके बारे में न्यूज नहीं आती थी, मैं व्यूअर्स को बताऊं, इन्होंने अपने सारे कर्जे चुकाए हैं, चाहे बैंकरप्ट हो गए हो, बट कोई भी कर्जा बाकी नहीं रखा है। अगर अभी से लेके व्यूअर्स जाके पिछले 1.5 साल की न्यूज खंगालेंगे तो हमेशा नजर आएगी कि 2-3 महीने के इंटरवल पे इन्होंने कहीं 5,000 करोड़ है, कहीं 4,000 करोड़ है, कहीं 300 करोड़ है, जो भी छोटे छोटे से लेके बड़ा जितना भी अमाउंट था, इन्होंने सारे कर्जे उतारे हैं, सारे कर्जे। और जितने भी इनके ऊपर केसेस थे, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड, सब निपटाए हैं। तो ये एक मतलब क्लीन स्लेट के साथ शुरू कर रहे हैं सर। पुश कहाँ से आ रहा है, और मोटा हाँ, भाई ने ऐसी क्या गलती की? दोनों दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जी। नहीं नहीं, इसमें 2 संभावना है। एक तो जो पहली वाली हम लोगों ने बात की, उस पर हो सकता है कि हम लोग गलत हो, क्योंकि ये बड़े गेम है, बड़े बड़े खिलाड़ी इसको खेलते हैं। कि इसमें 2 संभावनाएं हैं, और कहीं से तीसरी कोई संभावना हो ही नहीं सकती। कि पहली संभावना तो ये है कि देखिए, जो अभी हम लोगों ने प्रोजेक्ट डिस्कस किए, वो सब बिना सरकार के संरक्षण के हो ही नहीं सकता। और जिस तरह के पूरी दुनिया से साथ मिल रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आकर इनके साथ समझौता कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार का ही आप कह सकती हैं कि सरकार का ही एक तरह से संरक्षण कह लीजिए या साथ कह लीजिए, जो भी कहें आप, तो वहां से वो इंतजाम बन रहा है। लेकिन दूसरा जो मेरा, अगर आप संभावना की बात करिए, तो एक संभावना और है गायत्री जी, और वो बड़ी विपरीत संभावना, बिल्कुल इसके उल्टी। कि जरा गौर करिए कि अनिल अंबानी जिन 2 सेक्टरों में प्रवेश कर रहे हैं, तीनों में बात करूंगा मैं, वो तीनों सेक्टर कौन कर उन तीनों सेक्टर में उनका आने वाले समय में कंपटीटर कौन होगा? उन तीनों सेक्टरों में उनका आने वाला कंपटीटर होगा गौतम अडानी। गौतम अडानी डिफेंस सेक्टर में भी हैं। गौतम अडानी आज की तारीख में हिंदुस्तान के सबसे बिगेस्ट प्लेयर हैं, अगर आप पावर सेक्टर की बात करिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हैं। तो एक संभावना ये भी है कि क्या दोनों भाइयों में कोई समझौता हो गया है, और उसके बाद अडानी के लिए एक नया कंपटीटर तैयार करा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह की ये दौलत बरसी है, अचानक बरसी है 2021 में, जो आदमी दिवालिया था वो आज की तारीख में मतलब जहां चाह रहा वहां कर रहा है। तो अब ये दोनों संभावनाएं हैं, और इस संभावना ही हम लोग जता सकते हैं
क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि इनके कभी कोई सबूत नहीं होते, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से होता है। तो अब वो कौन है ये आने वाले समय में हम लोग को खुलेगा, लेकिन फिलहाल हम एक आदमी को नहीं कह सकते या एक संस्था को नहीं कह सकते। इसमें दो संभावना है कि या तो सरकार और या फिर जो मैंने कहा कि दोनों भाइयों का कोई मेल मिलाप हुआ है, और अडानी के लिए एक डायरेक्ट आकर चैलेंज करना थोड़ा कठिन हो रहा था उनके लिए, तो वो भाई के जरिए अब वो चैलेंज करेगा। और उन तीनों सेक्टर जो हैं वो एक तरह से गौतम अडानी के बड़े मजबूत एसेट हैं। पॉइंट तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कहा जाता है कि कभी भी अनचैलेंज नहीं छोड़ना चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए किसी भी कंपनी की, नहीं तो वो कंपनी फिर बाहें मरोड़ने लग जाती है। और अक्सर हमने पहले भी ये देखा है होते हुए कॉर्पोरेट सेक्टर में। बहुत नहीं, इंटरेस्टिंग पॉइंट। उस बात का नरेंद्र मोदी बहुत ध्यान रखते हैं। ये गलतफहमी मोटा भाई को हो गई थी कि हम मोबाइल सेक्टर में जो है हम अनचैलेंज्ड है और जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने तत्काल अपना टैरिफ बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। पूरे हिंदुस्तान से आफत हो गई थी कि अरे इतना पैसे बढ़ा, और जैसे रिलायंस ने बढ़ाया तो पूरे सारी कंपनियों ने बढ़ा दिए थे। उसी समय टाटा और बीएसएनएल का कोलेबोरेशन था, वो सामने आया था, जो 1.5 साल पहले वो कर चुके थे। इनके बढ़ाने के बाद नहीं, वो 1.5 साल पहले कर चुके थे, पूरी तैयारी थी। तो नरेंद्र मोदी ये ध्यान रखते हैं कि कौन हमारी बांह कब मरोड़ सकता है, तो उसका इंतजाम वो रखते हैं। जी। तो अभी सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट बताया कि हो सकता है गौतम अदानी के लिए भी तैयारी कर रहे हो कि कल को ऐसा ना हो ये मोनोपोलाइज करने लगे और हाँ, ब्लैकमेल करने लगे या फिर काउंटर करने लगे। और हम लोग मोटा भाई के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा समझ रहे थे इन चीजों को। सोलर इज एन एवर, मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं, इस वक्त जहां मैं बैठी हुई हूँ अफ्रीका में, यहाँ पर 16 घंटे लाइट नहीं आती है। मैं पिछले तकरीबन 1 साल से इन्वर्टर पे हम लोग का घर चलता है। और मतलब कभी रात को 10 बजे आती है और सुबह 4 या 5 बजे चली जाती है। यहाँ पर सोलर हैज़ बिकम द नॉर्म। यहाँ पे सोलर लाइट ही चलती है। तो आप सोच लीजिए अफ्रीका पूरे कॉन्टिनेंट में ये हाल है। स्पेशली इस साल, जबकि एल निनो इफेक्ट जो होता है ज्योग्राफी में बहुत लोग जानते हैं, हर चौथे साल में आता है। 5वां साल इनका साइकिल चौथे साल में रहता है तकरीबन, जिसकी वजह से बारिश कम होती है और सूखा पड़ जाता है। और जितने भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो लोग ज्योग्राफी थोड़ा पढ़ते हैं उनको ये पता होगा कि ये 4 साल का साइकिल है, 4 से 5वें साल में आएगा ही आएगा ये। तो यहाँ पे सोलर चल रहा है और भारत में भी देखिए पूरे लद्दाख में सोलर के पैनल्स लगाए जा रहे हैं। तो और ये रिन्यूएबल एनर्जी है। जिस तरीके से बात करते हैं ऑयल एक टाइम पे, अभी नहीं तो 15-20 साल बाद खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास एनर्जी का सोर्स? हमारे पास सोलर ही रहेगा। तो सोलर इज गोइंग टू ग्रो एंड ओनली गोइंग टू ग्रो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट नियर 25 ईयर्स। जी सर। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री मोदी का अभी तक 250 गीगावाट हम उत्पादन कर रहे हैं, और 2030 तक, बहुत लंबी कहानी नहीं है, 2030 तक यानी 6 साल के अंदर उसको 500 गीगावाट करने का पूरा उनका प्रोग्राम है। उसी हिसाब से पूरी उनकी रूपरेखा बन चुकी है। तो जितना अभी तक का है इतना ही अभी और 6 साल में होना, तो वो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, इतना ज्यादा काम उसमें। सर एक ऑफ द रिकॉर्ड एक बहुत बात कर चलती है, जो मैं जिन लोगों को जानती हूँ न्यूज और मीडिया इंडस्ट्री में, वो कहते हैं अनिल अंबानी इज मोर क्लोज टू मोदी जी कंपेयर टू मुकेश अंबानी। हाँ, इन्होंने जो गलतियां की थी उसका भुगतान तो उन्होंने किया ही है, बट ऑफ द टू ब्रदर्स अनिल अंबानी इज क्लोजर टू मोदी जी। नहीं, ये बात जो लोग कह रहे हैं उसके एक पक्ष से मैं सहमत हूँ। दूसरा वो कि नरेंद्र मोदी के कुछ ज्यादा क्लोज हैं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन अनिल अंबानी के पर्सनालिटी की एक खूबी तो है कि अनिल अंबानी लोगों में घुल मिल जाते हैं, या एक तरह से जैसे ज्यादा सोशलाइट आप कह सकते हैं। वो आदमी लोगों से घुल मिल जाता है, और मतलब दोस्ती बनाना वो आदमी जानता है, और दोस्ती के चक्कर में कैसे तबाह हुए जैसे अभी हम लोगों ने बताया। तो अगर क्या हो तो धीरू भाई अंबानी के बेटे थे, तो जाहिर सी बात है संवाद तो दोनों का रहा होगा। तो ये निश्चित तौर पर अगर आप दोनों बेटों की कंपैरिजन करिए तो अनिल अंबानी नरेंद्र मोदी के ज्यादा करीब रहे होंगे। और एक और इसका कनेक्शन मैं बता देता हूं, जो अभी लोग कह रहे हैं कि हम मोदी के बड़े करीबी हैं, कि उसका जरा गौर करिए कि कोई आदमी कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन वो अचानक चले गए। कि अचानक आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी बने हैं और उसके बाद जब योगी आए यहाँ पर, या उसी दौरान ऐसा क्या घटनाक्रम घटा कि अमर सिंह नरेंद्र मोदी के करीबी हो गए थे।
तो अमर सिंह नरेंद्र मोदी के करीबी हो गए, तो कोई तो पुल चाहिए, और वो पुल मेरा मानना है कि अनिल अंबानी हो सकते हैं कारण, या कोई और भी हुआ होगा, लेकिन मेरा मानना है कि जो अभी आपने बात की, मैं उस संदर्भ में बात कह रहा हूँ कि अनिल अंबानी के वो संबंध रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जी। तो छोटा भाई बनेगा बड़े मोटा भाई के लिए स्पीड ब्रेकर, और अडानी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सर, इस वक्त बात चल रही थी जहां से ये न्यूज मेरी नजर में आई, यूपी के अंदर कुछ एक जो पावर कंपनीज है उनको प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है, क्योंकि चोरी बहुत होती है, मेंटेनेंस बहुत है, सरकारी ऑफिशियल्स हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, वो जो सरकारी बाबू वाला सिस्टम है वो अभी भी परसिस्ट करता है। तो वहीं से मेरे न्यूज ध्यान में आई कि, और देन आई स्टार्टेड स्क्रोलिंग कि अच्छा, कई जगह ये हो रहा है, इट इज नॉट जस्ट यूपी, आंध्रा का आपने बताया, सोलर का बताया, डिफेंस कॉरिडोर्स का बताया, तो अंडर करंट तो चल ही रहा है। अनिल अंबानी का जो प्रेपरेशन है वो तो दिख रहा है अब। जी। नहीं, वो जिस हिसाब से मैंने कहा कि आंध्र प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए, ये जो आप यूपी की बात आप कर रही हैं, तो यूपी हो या कोई भी और प्रदेश हो, तो वहां पे कोई बड़े प्लेयर ही उसमें उतरेंगे मैदान में, छोटे प्लेयर की तो हैसियत ही नहीं होगी। तो जब 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वो आदमी आंध्र प्रदेश में लगा रहा है, तो इसका मतलब अब अनिल अंबानी के अंदर इन्वेस्ट करने की क्षमता आ चुकी है। तो वो निश्चित तौर पर अब यूपी में भी अगर होगा, और यूपी में सही कह रही हैं आप, चल रहा है कि तो हो सकता है यूपी में भी इनको मिले प्रोजेक्ट। तो वो एक बात तो मैंने आपसे शुरू में कही कि आदमी कौन हो सकता है, मैंने कह रहा, लेकिन कोई ताकत तो है ही है, जो कोई ताकत है, जो अननोन ताकत है, या अदृश्य ताकत है, अननोन नहीं कह सकता हूँ, थोड़ा बहुत तो हम लोग को आइडिया लग रहा है कि अदृश्य ताकत है जो इसको ताकत दे रही है अनिल अंबानी को। उसके अपने लक्ष्य हैं, उसके अपने उद्देश्य हैं, और उस पर इनको खरा उतरना है। वो ताकत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम फेल हो जाओगे तो वो किसी और को सिलेक्ट करेगी, लेकिन फिलहाल इनको सिलेक्ट किया। और जो भी आपने कहा कि हो सकता है कि पुराने संबंध हो, पुराने संबंधों की दुहाई देके हो। और एक चीज तो मैं बहुत अच्छे जानता हूँ कि क्योंकि उस समय चर्चा होती थी, कोई मेरे दोस्त तो है नहीं कि मैं कह दूं मैं बहुत अच्छे जानता हूँ, लेकिन उस समय चर्चा होती थी जिस समय बंटवारा हुआ था, धीरू भाई अंबानी का देहांत हुआ था, कि इनकी जो माँ है कोकिला बेन, उनका दोनों बेटों में उनका विशेष अनुराग अनिल अंबानी पर ज्यादा बताया जाता था, कि अनिल अंबानी से उनका थोड़ा ज्यादा लगाव है, ये कहा जाता था। तो ये सारा कनेक्शन आपको जोड़ना पड़ेगा, तो उसके बाद ये मान सकती हैं कि कोई ताकत आई है। तो वो जो ताकत आई है उसमें आप कोकिला बेन की भी भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और खासकर उसका जो अभी चरम हुआ था, जब मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी की थी, तो उसमें आपने देखा होगा अनिल अंबानी की जो उपस्थिति थी वो बड़ी उपेक्षित थी, कि जैसे कोई सामान्य सा आदमी आया है और उसकी कहीं पे कोई महत्व नहीं दिखा था पूरे कार्यक्रम के दौरान। तो कोई किसी भी माँ को ये बर्दाश्त नहीं होता, भले वो एक लड़का कर रहा हो, दूसरे के लिए कर रहा हो, तो बड़ा लड़का भले वो सब कुछ कर रहा हो, लेकिन जो दूसरे का अपमानित होता तो दुनिया को अच्छा लग सकता है, माँ को अच्छा नहीं लगता। तो ये इसमें कई चीजें हैं जो आज अभी नहीं आएगा, लेकिन 2-4 साल में सामने आ जाएगा कि पूरा खेल है क्या। लेकिन खेल बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया तरीके से खेला जा रहा है। अब जिम्मेदारी अनिल अंबानी के कंधों पे है। सर, वो फोटोग्राफ तो एक्चुअली हम लोगों को भी एज अ व्यूअर हर्ट की थी कि आपके भाई हैं अनिल अंबानी। नहीं, ठीक है, अभी बिजनेस में अच्छे नहीं है, पर ध्यान तो रख ही सकते थे। जिस तरीके से अभी तो चलिए फिर भी साड़ी पहनी है, जो एंट्री थी इनकी अनिल हाँ, अंबानी की और नीता इनकी पत्नी की, टीना अंबानी की, जिस वक्त ये एंटर कर रहे थे, उस वक्त इन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे सर, वो बहुत, मतलब मैं उनको लगाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट बहुत ही साधारण से, जैसे एक हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से, एक गरीब परिवार से, उस टाइप की फीलिंग आ रही थी। और वो हर्ट तो हम लोगों को भी किया था कि ठीक है, आपके भाई हैं, बिजनेस में काम उतना अच्छा नहीं चल रहा है, बट दैट मोमेंट वाज पेनफुल फॉर अस आल्सो एक्चुअली। मतलब कोई लेना देना नहीं नहीं है हम लोग, बट हर्ट हमें नहीं, भी किया था एज अ व्यूअर। हाँ हाँ, वो तो मैंने माँ की बात की, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत मेरी बात करिए, तो मैं उस फोटो को देखकर बड़ा खुश हुआ था गायत्री जी। उसका कारण बता दूं कि भले जब सब कुछ हो, और ये सब तो अभी मैं बता रहा हूँ कि इतना इनका सेक्टर में बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अनिल अंबानी के पास कपड़े नहीं रहे हो तो पहन के जा नहीं सकते थे। लेकिन जब मैंने अनिल अंबानी की वो सादगी देखी, तो मुझको लगा कि इस आदमी ने उन जो 16-17 साल गुजार के आया है, तो इसने सबक सीख लिया कि दिखावे में, शो ऑफ में कुछ नहीं रखा।
जो कुछ होगा मेरे शरीर से जो मैं करूंगा उसका उसका सम्मान होगा, उसका गान होगा। तो अनिल अंबानी ने कोई बहुत ज्यादा अपने आप को बड़ा सामान्य रखा, सादा रखा। एक तरह से मुझको मैसेज ही गया उस फोटो से कि अनिल अंबानी ने सबक सीखा है। जो 17-18 साल मैंने तो बड़े करीब से देखा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बता रहे, उत्तर प्रदेश में दूसरा घर हो गया था कि ये अनिल अंबानी ग्लैमरस पर्सनालिटी, हर चीज मतलब आ रहे हैं तो पता चल जाता था कि अनिल अंबानी आज शहर में है। तो बड़ा तामझाम सब कुछ किया अनिल अंबानी ने। उसके बाद अब जो निष्कर्ष उनका मेरे ख्याल से अपना निकाला होगा कि अब इसमें कुछ नहीं रखा, काम करना जरूरी है, तो वो तो बढ़िया, मैं उसको बढ़िया संकेत मानता हूँ। और जैसा कि सर आपने बताया, इनके बेटे अनिल अंबानी का नाम है जय अनमोल अंबानी। हाँ, वो उनके जय जय बारे में में उनके बारे में न्यूज़पेपर्स पे तो सर क्या तारीफ लिखी हुई है। आई एम क्वाइट सरप्राइज, मैंने उनके बारे में नहीं किया था सर्च जब हमने ये हाँ, टॉपिक उठाना शुरू किया था। सो द न्यूज़पेपर्स आर फुल ऑफ प्रेज फॉर हिम। मीट, अब जैसे मैं हेडलाइन पढ़ रही हूँ जी न्यूज़ की 19 अगस्त की। मीट जय अनमोल अंबानी, अनिल अंबानी सेवियर सन who built rupees 20,000 crore empire and owns luxurious car collection. ET Times लिखता है, meet son who revived father's debt-ridden companies. Their uncle is Asia's richest man. Grandfather was biz tycoon. Anil Ambani's son Jay Anmol seeks public shareholder status. What next for RP Power Infrastock? How Anil Ambani's sons Jay Anmol Ambani and Jay Anshul Ambani are changing the Anil Ambani's future. काफी इनके बारे में बहुत तारीफें हैं दोनों, मतलब जय अनमोल अंबानी के बारे में स्पेशली। मैंने इसका बेटा है और दूसरे बेटों से वो गलती नहीं होगी। उसकी कारण है कि जो जिस जिस काम को इन्होंने 65 साल की उम्र में सीखा, तो वो बेटे जब छोटे थे तो उन्होंने वो देखा है दौर, जो मैंने कहा ना कि ग्लैमरस पर्सनालिटी, मतलब अनिल अंबानी का आना जाना लोगों को महसूस हो जाता था कि अनिल अंबानी आए और अनिल अंबानी गए। और उसके बाद उन्होंने वो भी दौर देखा कि पिताजी वहां पे हलफनामा लगा रहे हैं कि हम दिवालिया हो गए। तो 25 साल की उम्र के अंदर उन्होंने सब कुछ देख लिया। तो वो जिंदगी के कड़वे और मीठे अनुभव सब उन्होंने देख लिए। तो अब वो जो शुरुआत करेंगे वो कहीं पे उनसे गलती नहीं होगी। तो उसका नतीजा है कि अब ये तीनों सेक्टर, और तीनों सेक्टर की जो रिपोर्ट है अभी तक की, वो ये है कि राइज कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये बढ़िया चीज है, अच्छा है। किसी भी पिता के लिए इससे बड़े सुख की कोई बात नहीं होती कि दोनों बेटे उनके अच्छे निकले हैं। और सबसे खास बात जो अंत में कहूंगा मनी गायत्री जी, कि जरा एक बात और है जो कहीं किताब में या अखबार में नहीं लिखी जाएगी, कि जब ये अंतर इतना ज्यादा था, जैसे अभी आपने शादी की बात की, तो फिर वो भाइयों में भी अंतर बड़ा साफ नजर आता होगा और उसको वो अनुभव भी करते होंगे कि मुकेश अंबानी के बेटे और अनिल अंबानी के बेटे, तो वो जब इतने ज्यादा अंतर आ जाता है और इस तरह का मामले हो, तो वो एहसास उनको भी कराया जाता होगा या उनको स्वतः हो जाता होगा। तो वो सारे कड़ुए घूंट पीने के बाद अब वो मैदान में उतरे हैं, तो वो बेहतर तरीके से काम करेंगे। हार्डेंड सोल्जर जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि वो देख चुके हैं 25 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ देख लिया, तो अब सब उनके कुछ देख पास लिया है। सब कुछ देख लिया। तो अगर वो लायक होंगे तो वो यहाँ से जो ऊंचा उड़ान भरेंगे, वो शायद मुकेश अंबानी के बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने नहीं। सिर्फ अभी तक भलाई देखी है। अभी तक हाँ, उन्होंने वो नहीं देखा है, डिफिकल्ट टाइम नहीं देखा है। नहीं देखा और है। मैं वैसे तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, पर मुकेश अंबानी के बेटों में मैं ये बोलूँगी चांदी के चम्मच मुँह में लेकर पैदा हुए हैं। उनकी काबिलियत की मैंने, क्योंकि कुछ एक लोग हैं जो उनसे मिले हुए हैं और जो उनके साथ कई बार उठक-बैठक में काम भी कर चुके हैं। जो फीडबैक आता है दैट इज़ नॉट अ वेरी कि बहुत एग्रेसिव लीडर्स नहीं है, बहुत मजबूत संस्था को जैसे लीड करने वाला एक वो होना चाहिए, मैनेजर या कॉर्पोरेट या स्किल्स, वैसी नहीं है, क्योंकि पापा जी ने बना दिया है, दादा जी ने बना दिया है, तो सँभाल लें वही बहुत है। मतलब स्टेटमेंट ये आता है, सँभाल लें यही बहुत होगा। तो इस तरीके की बात। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैं और 2 मिनट लूंगा कि मैं फिर आ जाऊंगा फिल्म के ऊपर, कि ये फिल्म जो है किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र के सफल आदमी के लिए फिल्मों का आकर्षण जहर की तरह होता है। और अभी इसका उदाहरण बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं, एक एक तो खैर जो मोटा वाला है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जितने सिनेमा स्टार हैं वो सब उनके बड़े गहरे मित्र हैं। शादी के समय बड़ा खुलकर आ रहा सामने कि सब बड़े अच्छे आनंद मित्र हैं, बड़े।
अनंत और सलमान, अनंत अंबानी हाँ, और सलमान। हाँ। वहाँ नहीं, वो जितने थे सब बड़े मित्र हैं, बड़े मित्रता, बस उनसे मिल भी रहे थे। और इसी तरह का एक एक आदमी जो मैंने बर्बाद होते देखा, उसका मैं बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बाल ठाकरे का पोता आदित्य ठाकरे। और मैं 2014 या 15 में बॉम्बे में था, सीरियल की शूटिंग हो रही थी, तो मैं फिल्मिस्तान स्टूडियो में था। हम लोग का वहाँ सेट लगा हुआ था, करीब महीने 1.5 महीने वहाँ लगातार चला था काम। और उसी समय हाउसफुल मेरे ख्याल से पिक्चर आई थी, अक्षय कुमार की कोई थी, तो जिसमें अक्षय कुमार और ये रितेश देशमुख वगैरह थे, अभिषेक बच्चन भी था उसमें। तो उसका सामने वाले सेट पे इनकी शूटिंग चल रही थी। तो एक दिन अचानक जो है आदित्य ठाकरे आया वो स्टूडियो में। तो पता चला कि वो जो ओबी वैन है उसके अंदर केक कट रहा है, रितेश देशमुख की बेटी का बर्थडे है, उसमें आया है वो। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी, भाई आप बुलाया होगा, आ गया वो भी मुख्यमंत्री का लड़का है रितेश देशमुख। लेकिन उसके बाद ओबी वैन से उतरकर जिस तरह से अक्षय कुमार और रितेश देशमुख आदित्य ठाकरे के गले में हाथ डालकर लहराते हुए चल रहे थे, तो अब मेरे एक मित्र हैं, पत्रकार हैं वो भी, उपाध्याय जी मेरे साथ खड़े थे। मैंने कहा उपाध्याय जी, इसने बर्बादी की दास्तान अपनी लिखनी शुरू कर दी। ये बाल ठाकरे वो आदमी था कि जिसके यहाँ हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा फिल्म स्टार सर झुकाने उसकी देहरी पे जाता था, उसके पोते के गले में हाथ डालकर ये लफंगों की तरह लहराते घूम रहे हैं ये। तो इसने सारी कीर्ति जो थी बाल ठाकरे की, वो मिट्टी में मिला दी। इस आदमी ने उस गरिमा को समझा ही नहीं कि मैं किस परिवार का पोता हूँ। तो वो जो फिल्मों का आकर्षण है वो ले डूबता है। और आज की तारीख में आदित्य ठाकरे किस स्थिति में है या ठाकरे परिवार की स्थिति में है, ये मुझको बताने की जरूरत नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे ये वाली चीज तो हम लोगों ने नोटिस नहीं की थी, ये बात तो सच है। जैसे कुछ वो बोलते हैं ना, जिंक्स होना, कुछ नजर लगना, बॉलीवुड वालों के साथ जुड़ते ही आपका भी कैरेक्टर धूमिल हो जाता है, आपके भी डाउनफॉल का टाइम शुरू हो जाता है। मुझको एक आदमी, आप जो दर्शक हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप सोच समझ के 1-2 दिन के अंदर एक आदमी ऐसा कोई बताइएगा जो फिल्म स्टार के या फिल्मी दुनिया किसी आदमी के संपर्क में आया और उसके बाद उसने बड़ी तरक्की की। वो जो तरक्की वाला था वो नीचे आया है। हाँ, फिल्म स्टारों को ही सूट करते हैं, उनकी जीवन शैली कुछ ऐसी होती होगी। जी, उनकी जीवन शैली वैसी है ना, वो चकाचौंध वाली है, पीछे वाली लोग बहुत कम जानते हैं। बहुत थैंक यू सो मच सर, बहुत ही मजेदार सेशन था आज का। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और सर से मिलना है तो 1 और 2 मार्च दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पधारिएगा, वहीं मुलाकात होगी। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम।